दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो रोज़ की भांति फिर से आज हमारा आपका मिलना हो रहा है इसी समय। और आज बहुत इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट जो अभी पार्लियामेंट के सेशन में हुआ, जो कि 20 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक पार्लियामेंट का सेशन चला था, उसमें एक बिल पास हुआ। उसमें कुछ अमेंडमेंट हुए, ठीक है? उसमें क्या है, एमएमडीआर करके एक बिल है, इसका नाम क्या है? माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2026 अमेंडमेंट बिल जो था, अब वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा कुछ दिनों बाद। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट लेकर आई थी। जैसे ही वो राष्ट्रपति जी वो कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। तो ये अमेंडमेंट क्यों हुआ? 2025 में भी इस तरीके का एक अमेंडमेंट हुआ था। उसके बाद इस अमेंडमेंट को लाने की क्या ज़रूरत है? राज्य सरकारें क्यों कंसर्न हैं इस चीज़ को लेकर, है ना? क्यों होता है? कई बार क्या होता है कि हमारे देश में मिनरल्स वगैरह निकल रहे हैं। मिनरल्स वगैरह निकलने के साथ-साथ क्या एक एक समस्या क्या होती है देश में कि मान लो कि कोई खनिज निकल रहा है, कहाँ पे? अपना झारखंड का मान लो कि झारखंड में कोई एक जो है अयस्क निकला, तो आयरन का कोई खनिज निकल रहा है और सेम खनिज कहाँ पे निकल रहा है? वो कर्नाटक में निकल रहा है, ठीक है? सेम खनिज कहाँ पे निकला? मान लो यूपी में निकल आया। आप तीनों जगह पे जो इनके टैक्सेस हैं, इस पे जो टैक्स लगते हैं, अब चूंकि खनिज राज्य की संपदा है, तो हमारा फिजिकल फेडरलिज्म क्या कहता है? उसके ऊपर भी क्वेश्चन है, ठीक है? दूसरी चीज, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर क्या है? राज्य जो है, केंद्र जो है, दोनों लोग मिलकर के देश का निर्माण करते हैं, ठीक है? राज्यों का एक संघ है, ठीक है? तो फेडरलिज्म वो ही है। तो अब फेडरलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है, वो कहाँ वायलेट हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है, और केंद्र सरकार का क्या तर्क है, राज्य सरकारों का क्या कंसर्न है, वो क्यों चिंताएं व्यक्त कर रही हैं। और राज्य सरकार जब हम कहते हैं तो राज्य सरकार का मतलब ये नहीं है कि बीजेपी शासित और कांग्रेस शासित। वो राज्य सरकारों का मसला राज्य सरकारों के साथ है। फिर वहां पर पार्टी से ऊपर उठकर आपको क्या करने हैं, अपने राज्यों के हितों को देखना होता है। बात समझ में आ गई? तो ये सारी की सारी चीजें क्षेत्रवाद से जुड़ी हुई चीजें हैं, है ना? आपका बहुत सारी चीजें हैं। दूसरी चीजें हैं, एनवायरनमेंट की क्या कंसर्न है, किस तरीके से इस रेगुलेटरी बॉडी को, प्लस सेपरेशन किस तरीके से है, किस तरीके से राज्यों की स्वायत्तता को खतरा है या वो ऐसा मानते हैं। सारी की सारी चीजें आज हम इस पे क्या करेंगे, डिबेट करेंगे। और ये डिबेट का एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है, ठीक है? बाकी सब चीजें तो उससे सब ठीक हैं, लेकिन जहां फिजिकल गवर्नेंस की जो हम बात कर रहे हैं, फिजिकल फेडरलिज्म की जहां हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा इशू यही है डिबेट का, ठीक है? कि किस तरीके से राज्यों के लिए क्या कह रहे हैं। अब चूंकि राज्यों को पहले टैक्स लगाने का अधिकार था, सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में एक निर्णय दिया जिसमें यह माना गया कि ठीक है, यहाँ पे कोई संपदा वगैरह है तो उस पर किसका, राज्यों का हक बनता है कि उस पर टैक्स लगाए। सरकार ने इस पे क्या कर दिया है, उन्होंने कहा कि ठीक है राज्य सरकार टैक्स लगाएंगे, ये नहीं कह रही केंद्र सरकार की नहीं, राज्य सरकार की टैक्स लगाने का अधिकार हम क्या कर रहे हैं, छीन ले रहे हैं उनसे। वो कह रहे हैं इसमें कुछ शर्तें हैं। अब वो शर्तें क्या हैं, राज्य क्यों इसलिए कंसर्न है, तो वो शर्तों के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो इस अमेंडमेंट बिल के बारे में हम देख लेते हैं कि एमएमडीआर एक्ट 1997 में संशोधन किया। तो ये आपको सबसे पहले भ्रम निकाल देना है कि मोदी सरकार इस बिल को लाई है। बिल पहले से मौजूद है, ठीक है? बस मोदी सरकार ने उसमें क्या कर दिया है, थोड़ा-सा संशोधन कर दिया। थोड़ा-सा संशोधन जब वो करते हैं, तो ये मान लो कि हाथ-पाँव फूल जाते हैं बगल वाले के, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको सबसे पहले इसमें देखना है। तो अब ये बिल लाया क्यों गया था 1997 में, ठीक है? 1957 में, सॉरी। तो ये बिल का लाने का एक मुख्य कारण ये था कि देश में एक्सप्लोरेशन है, माइनिंग है ना? अन्वेषण, खनन, उसके डेवलपमेंट के लिए, संरक्षण के लिए, उसके रेगुलेशन के लिए, है ना? और माइनिंग, खनन अधिकार या पट्टे संबंधी रूल रेगुलेशन बनाने के लिए इस तरीके का एक एक्ट बनाया गया था। इसको क्या कहते हैं? एमएमडीआर एक्ट 1957। और इस 1957 वाले बिल को 2025 में भी थोड़ा-सा खोला गया, इसके धागों को खोला गया और उसमें समय-समय पर अमेंडमेंट होते आए हैं। लेकिन ये जो अमेंडमेंट है, इसमें काफ़ी हो-हल्ला हुआ अभी पार्लियामेंट में। और क्यों हो रहा है, क्या इसके पूरे के पूरे वो हैं पीछे के, तो वो हम अपने को देख लेते हैं। सबसे पहले इस अमेंडमेंट बिल के 3-4 चीज़ों को हम बेसिकली इसके बारे में हम जान जाते हैं। हमने आपको बताया रेगुलेशन है,
उसके पट्टे के बारे में है, उसके एक्सप्लोरेशन के बारे में है, ठीक है, उसके डेवलपमेंट के बारे में। मान लो किसी भी जमीन पे कोई एक्सप्लोरेशन करना है, उसके बाद वहां का डेवलपमेंट कैसे हो, सारी चीजों के लिए हमारे पास एक बैकअप प्लान तो होना चाहिए। सारी चीजें हमारे पास हैं, पर मान लो हमने कहीं गड्ढा कर दिया राजस्थान में या कहीं पे, मान लो हमने क्या किया, आपने कई वीडियो ऐसे देखे होंगे जहाँ पे अभी झारखंड वगैरह में, जहाँ पर बहुत ज्यादा क्या निकाल रहे हैं, हम यूरेनियम का एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, और वहां पर आप देखो ग्रामवासियों को बड़ी दिक्कतें होती हैं। जब उनको दिक्कतें होती हैं तो उनके भरपाई के लिए सरकार क्या करे, सारी चीजें क्या है, हमारे पास एक पूरा का पूरा एक रोड मैप होना चाहिए। तो अभी हो क्या रहा है, अब इसके ऊपर क्यों थोड़ा सा सेंटर ने क्या किया, हाईजैक करने की कोशिश क्यों कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सारी की सारी जो वो है डिपेंडेंसी है, वो है क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स। अब क्रिटिकल मिनरल्स के लिए क्यों है, क्योंकि आप देखो आजकल सारा का सारा क्या है, तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी में बैटरी के स्टोरेज के लिए बैटरी बनानी है, बैटरी में लिथियम, कोबाल्ट, निकल, कई तरह के जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो यूज होते हैं। अब भारत में मान लो हैं कहीं पे, प्लस इसमें एक चीज और भी ऐड करी गई इस अमेंडमेंट में, एक चीज और जो बहुत अच्छी चीज मुझे लगी कि इसमें है, वो ये है कि मान लो पहले क्या होता था, पहले होता था कि किसी ने मैग्नीशियम का पट्टा ले लिया कि हमें मैग्नीज के वो करना है, या आयरन का पट्टा ले लिया। अब आयरन निकाल रहा है वो जमीन से, लोहा निकल रहा है वहां से, अब आयरन के साथ अगर मैग्नीज निकल रहा है तो उसका क्या होगा, उसके लिए अलग से पट्टे होते थे। पैसे खाने के लिए ये तरीके थे पहले, बहुत ज्यादा करप्शन होता था इन चीजों में, ठीक है। तो ये चीजें अब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि नहीं, हम इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लगाएंगे। किस तरीके से, अगर मान लो आयरन है, वहां पर क्या निकल रहा है, कोबाल्ट भी निकल आया, निकल भी निकल आया, और इसके बाद वहां पर क्या निकल रहा है आपका, दूसरी और मिनरल्स भी निकल रहे हैं, तो उसमें एक सेंट्रल वो हो जाएगा, उसके साथ उसको इंक्लूड कर दिया जाएगा। अब कई ऐसे मिनरल्स हैं डीप उसमें होते हैं, धरती के 200 मीटर नीचे होते हैं। अब मान लो कि कहीं पे लोएस कपन ने क्या किया, निकाला 100 मीटर जमीन खोद दी, 100 मीटर खोद दी, 150 मीटर खोद दी। अब पट्टा होगा कहां से, अब कई बार ऐसे पट्टे होते थे, कई मिनरल्स क्या कहां पे 200 मीटर पे हैं, तो पट्टा हो रहा है ऊपर से नीचे तक। आप करप्शन के तरीके भी समझो इस देश में किस तरीके से चलते हैं। अब समतल से पट्टा हो रहा है 200 मीटर नीचे का, अब 200 मीटर नीचे तक का जब पट्टा होगा तो पट्टे में क्या होगा, रेट उसके हिसाब से लगेंगे। उस हिसाब से जब माइनिंग के रेट लगेंगे, एक्सप्लोरेशन के रेट लगेंगे, या खनन के माइनिंग के रेट लगेंगे, तो उसमें ज्यादा पैसे हमें आवंटित करने की जरूरत होगी। तो केंद्र सरकारें क्या कर रही थी अभी तक, कि पहले तो वो करती थी एक जगह पे एक पट्टा कर दिया, उसके ऊपर फिर दूसरा पट्टा उसी जमीन पे कर दिया। आप सोचो, एक जमीन में हमने एक्सप्लोर किया, खनन किया, 100 मीटर वो जमीन खोद दी हमने, लेकिन अब पैसा पहले 100 मीटर का ले लिया कि साहब यहां पर क्या है, लॉ एस्क हम निकाल रहे हैं, कहां पे है, 100 मीटर में है। 100 मीटर के बाद फिर से पट्टा होगा उस पर। अब आपको मैं एक कहानी बताता हूं, अपने गांव की बताता हूं। हुआ क्या कि गांव में एक तालाब, बोले कि यार एक काम करो, बोले क्या करें, एक कलेक्टर साहब थे, कलेक्टर साहब बोले कि आप एक काम करो, बोले हमारी ना भांजी की शादी होनी है, ये तो क्या करें साहब, बोले एक काम करो साहब, बोले क्या, उनके पीए ने बताया, बोले वो एक बाजू वाले उधर बोले एक तालाब है, बोले उसको वो खुदाई का वो लगा दो कि खुदाई हुई तालाब की। बोले कितने में हो जाएगा, बोले शादी हो जाएगी, बोले कितने, बोले 5-6 करोड़ रुपया पास हो जाएंगे, पास हो जाएंगे तो ठीक है साहब। तो कलेक्टर साहब ने क्या किया, कलेक्टर साहब ने उस जमीन पे बोले कि यहाँ पर हमने इसका क्या किया, खुदान किया, किसका, तालाब का, तालाब वाली जमीन थी खाली, तो खुदान करने में 7 करोड़ रुपए लगे, ठीक है, 7 करोड़ रुपए लग गए, खुदान हो गया, 7 करोड़ रुपए निकल गए, भांजी की शादी हो गई। फिर एक दिन बोले बोले यार अब तो बोले सरकार बदलने वाली है, अब इसको क्या करें, बोले 6 करोड़ कहां से भरपाई करें। बोले एक काम करो, एक रिपोर्ट लगाओ, तो एक फर्जी रिपोर्ट लगी, 3 महीने उस पर क्या हुआ, काम किया गया। 3 महीने बाद एक रिपोर्ट लगी, फर्जी रिपोर्ट लगी कि साहब तालाब में मवेशी कूदने से मौत हो रही है, तालाब का जो पानी है वो पॉल्यूटेड हो रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, और ये सारी की सारी रिपोर्ट लगाई। और बाद में एक वो आदेश निकाला गया जिला अधिकारी महोदय द्वारा, बोले इस तालाब को पोड़ दिया जाए, ठीक है। तो 2 साल तक वो तालाब खुदा रहा कागजों में, 2 साल बाद उस तालाब को पूरा गया, उसका बजट बना कितना, 7-8 करोड़, ठीक है, टोटल कितना हो गया, 14 करोड़। शादी कितने में होनी थी, 6 करोड़ में, बच कितने गए, 8 करोड़। तो फिर वही वाली बात हो गई, शादी भी हो गई, शादी के बाद लाइफ स्टाइल भी मेंटेन हो गई, विधायक का पेट भी भर गया,
जिलाधिकारी महोदय का भी पेट भर गया और नीचे से ऊपर तक सारे अधिकारियों का पेट भर गया। ना तो वहां तालाब खुदा और ना तालाब का पुराव हुआ, केवल ये कागजों में खुदा और कागजों में ही क्या हो गया, पुराव हो गया। तो कुछ इस तरह की कहानी घटनाएं चलती रहती हैं, है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा। अब जैसे कई लोग ये मानते हैं कि साहब किस तरीके से चीजें हो रही हैं, तो इस तरीके से होती हैं। ये एक्चुअली में काम करने का स्टाइल रहा है ब्यूरोक्रेसी का इंडिया में, क्योंकि हम भूखमरी से पैदा हुए ना सब लोग। 300-400 साल तक हमारा खून चूसा गया, उसके पहले भी खून चूसते आए, पट्टे मारते आए हमें। तो हमें लगा कि यार अभी हम बिल्कुल आजाद किस चीज से हो गए, सोच से आजाद हो गए, जेहन से आजाद हो गए कि साहब अब हम क्या करेंगे, अब केवल लूट खसोट करना है इस पूरे सिस्टम के साथ। तो नए नए तरीके इजाद करते हैं। जो भी संविधान सभा में लोग मौजूद थे, आज अगर एक भी आदमी जिंदा होता राइट नाउ, वो चुल्लू भर पानी ढूंढ रहा होता कि यार कम से कम हम कट्टर थे लेकिन इतने नहीं थे, हम किसी भी तरीके से थे पर ऐसे नहीं थे कि हम देश को खाने की सोचें। अच्छा हुआ कि उस समय चीजें लिखवा दी गई। सोचो, भारत दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, सारी चीजें लिखित में हैं, उसके बाद भी खाने के नए नए तरीके इजाद हो जाते हैं। आप सोचो किस तरीके से, मतलब तालाब पहले खुद गया कागजों में, अब कागज ही बता सकते थे ना, पूर्वज आके जिंदा थोड़ी रह सकते थे 1000 साल तक। हमारे संविधान सभा के जो मेंबर थे वो जिंदा थोड़ी रह सकते थे कि साहब हम जिंदा हैं, हमें पता है क्या ये करप्शन नहीं हो सकता, नहीं। तो नए नए तरीके खोजे जाते हैं इस देश में नए नए करप्शन करने के लिए। अब जब चाणक्य थे, चाणक्य बोलते थे 40 तरह का करप्शन होता है, अब तो 40,000 तरह का करप्शन है। हर एक चीज में 40 तरह का करप्शन बता देंगे लोग के, इस तरीके से भी खा सकते हैं, इस तरीके से भी खा सकते हैं। किसी भी वहां पर आप चले जाओ, दरबान लगे होते हैं जो आपके यहाँ पे, जो उसके क्या नाम से, या तो किसी जज के सामने चले जाओ, या किसी आप जुडिशरी में, या फिर कहीं आप कलेक्टर के यहाँ चले जाओ, है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने, किसी भी जगह एसडीएम, तहसीलदार, है ना, सर्किल ऑफिसर, पुलिस विभाग में, कहीं भी उनके जो चट्टे बट्टे होते हैं ना, चट्टे बट्टों के पास बड़े तरीके होते हैं, क्योंकि उनका रोज का काम वही है। साहब आए, साहब 2 साल यहाँ रहे, साहब को वो पहले बता दिया जाएगा कि साहब हाँ ये चीजें हैं, ये सारी चीजें, ये अवैध लोग हैं, ये वैध लोग हैं, यहाँ चीजें एक्टिविटी जो हैं वो इस तरीके से चलती हैं, है ना। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, दिल्ली एमसीडी वाले जो आएंगे, दिल्ली एमसीडी में पता लगा लेंगे कि साहब यहाँ पे क्या होता है, रिक्शा वालों से रोज का हर महीने का 3000 लिया जाता है एक रिक्शे वाले से, तो यहाँ पर इनकी लाइन लगती है। साहब ये ठेले वाले देते हैं अपन को, ये 6-6 हजार रुपये महीने देते हैं। तो अब होगा क्या, एमसीडी में पैसा नहीं पहुंच रहा है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं पहुंचा, लेकिन वो बीच में क्या हो गया, एक चेन बनी हुई है। चेन क्या हो गई, वो सपा चट कर देती है, ठीक है। एक्चुअल में लोगों के पैसे से लोगों तक नहीं पहुंची चीजें, पर बीच में जो साहब बैठे थे, मुंशी बैठे थे, मनसबदार बैठे थे, सब लोगों ने उस पैसे को क्या किया, सामूहिक तरीके से क्या कर दिए, सफाचट कर दिए। तो ये चीजें बड़ी होती हैं। तो उसी के लिए अभी क्या हुआ कि अभी एक अमेंडमेंट लाए गवर्नमेंट जो थी, डीडीएमआर जो हमारा बिल है, उसमें क्या किया है, एमएमडीआर सॉरी, एमएमडीआर जो बिल है उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट लाई, और ये अमेंडमेंट समय समय पर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होते रहते थे। लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया कि वो जो तरीका चला आ रहा था लंपना के जमाने से, खाने के तरीके थे ये, गवर्नमेंट ने उसमें थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी लाई, अकाउंटेबिलिटी लाई, उसमें कहा कि साहब इस तरीके से नहीं चलेगा। उसको 4 तरीके से रखा गया। किस तरीके से रखा गया कि क्रिटिकल मिनरल, आज लिथियम है, ग्रेफाइट है, निकेल है, या रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे मिनरल केवल सामान्य कमोडिटी नहीं है, इनका उपयोग कैसे होता है, क्रिटिकल मिनरल्स में, बैटरी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, रिन्यूएबल एनर्जी में, और डिफेंस और हाईटेक चीजों को बनाने में। ये सारी चीजें केवल अब उस दायरे तक नहीं रही कि साहब हमारे पास ये है, अब वो क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, निकल का यूज हो रहा है, कोबाल्ट का यूज हो रहा है, ग्रेफाइट का यूज हो रहा है, और बहुत ज्यादा क्रिटिकल चीजों में भी इनका यूज होता है। तो अब हो क्या रहा है, अब इसमें क्या हो रहा है, आप ये देखो कि हमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी, है ना, और एनर्जी टेंशन और नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी आजकल क्या है, ये मिनरल डिप्लोमेसी है। डोनाल्ड ट्रंप पागल नहीं है कि सारे के सारे अपने जितने भी वो हैं सीईओ हैं देश के सारे वेल्थ को लेकर चाइना पहुंच जाते हैं। ये डिप्लोमेसी का पार्ट बन चुका है। आजकल क्या है, रेयर अर्थ मिनरल के लिए बहुत ज्यादा होड़ मची हुई है, सेमीकंडक्टर चिपें बनती हैं जिनमें इन मिनरल्स का क्या होता है, यूज होता है। ये बहुत कम मात्रा में है धरती पर, और जब धरती पर बहुत कम मात्रा में है
तो इसमें क्या है, हमें कई जगह रिस्ट्रिक्शन लगाने की भी जरूरत है। अब इसमें क्या है, राज्यों को बड़ी दिक्कत होगी। मान लो कि कोई वो कहते हैं कि लिथियम नहीं, आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे। राज्य का, किसी राज्य का टाई अप है चाइना के साथ। चाइना में वो कह रहे हैं कि यहाँ से लिथियम क्या करेंगे, खोद देंगे हम, यहाँ से खनन करेंगे, यहाँ से माइनिंग करके चाइना को क्या करेंगे, हम बेचेंगे। अब राज्य कहेगा कि हमारी तो ऑटोनॉमी है, लेकिन ये चीज पे सेंट्रल कर देगी, क्या कर देगी कि साहब आपकी ऑटोनॉमी तो है, आपको पैसा कमाना है, मुझे दिख रहा है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा भी तो कोई चीज है। राष्ट्र में पता चला है नहीं, राष्ट्र की चीजों में जरूरत है, तो सबसे पहले तो सप्लाई चेन, हमें अपनी डोमेस्टिक सप्लाई चेन को क्या करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। और आप क्या कर रहे हो, कहीं दूसरे देश के साथ क्या कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, एमओयू साइन कर लिया आपने, तो सबसे पहले हमें हमारी जरूरतें देखी जाए। तो यहां पर रेगुलेशन कौन बनाएगा, तो फिर केंद्र बनाएगी। बात समझ में आ गई। राज्य को तो अपना फायदा देखना है, लेकिन देश की नेशनल सिक्योरिटी किसको देखनी है। मान लो कल के दिन क्या हो गया, बोर लग गई अपनी चाइना के साथ, चाइना ने सारी की सारी सप्लाई क्या कर दी, कट कर दी। आत्मनिर्भर हमें रहने के लिए सबसे पहले तो आत्मनिर्भरता की ओर ये सारे के सारे कदम बढ़ाने पड़ेंगे। हमें एक नेशनल पॉलिसी चाहिए, तो गवर्नमेंट का तर्क ये है कि हमने इसलिए भी चीजें करी। हमें अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर कोई दिक्कत है तो वो केंद्र का विषय है, और केंद्र के नेशनल, जैसे डिफेंस का मामला है तो डिफेंस केंद्र का विषय है। आप केवल वहां पर केवल ये नहीं देख सकते कि ऑटोनॉमी हमारी चलेगी कि आपकी चलेगी। बात समझ में आई। चूंकि फेडरल स्ट्रक्चर में राष्ट्रीय सुरक्षा किसका, अब राष्ट्रीय सुरक्षा जोड़ दिया तो फिर केंद्र का विषय हो गया, सेंटर का मामला है। ठीक है, तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी चाहिए हमें, एनर्जी ट्रांजिशन भी चाहिए, और हमें नेशनल सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। अब डोमेस्टिक सप्लाई दूसरी चीज है। पहली चीज जो हमने आपको बताई कि इसमें क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स हैं। दूसरी चीज है कि इसकी डोमेस्टिक सप्लाई किस तरीके से हो। तो डोमेस्टिक सप्लाई के लिए विदेशों पर बहुत ज्यादा निर्भरता है हमारी, और डोमेस्टिक सप्लाई के लिए सबसे पहले तो हमें एक्सप्लोरेशन करना है। एक्सप्लोरेशन करना है तो आपस में पहले तो खुद बांटो, दो राज्यों में बांटो। उसके लिए एक पूरा का पूरा विजन हमारे पास, रोड मैप हो कि कोई चीज अगर झारखंड में है, कोई चीज अगर यूपी में है, कोई चीज अगर कर्नाटक में है, तो वो कर्नाटक से यूपी भी जाए, झारखंड भी जाए, बिहार भी जाए, तमिलनाडु भी जाए। ठीक है, तो इंपोर्ट की जो डिपेंडेंसी है इससे, उससे क्या हो जाएगा, उसमें कमी आए। ठीक है, डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन बढ़े। ठीक है, और तीसरी चीज क्या हो, डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी बढ़े। एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है कि हम पूरे के पूरी जगहों पर क्या करें, एक सर्वे करें, उसको एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर के बाद क्या चीज हो, एक्सप्लोरेशन के बाद फिर उस धातु का क्या हो, प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए। बात समझ में आ गई। उन मिनरल्स के लिए प्रोडक्शन की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, तीसरी चीज इससे क्या हो जाएगी, अब मान लो सेंट्रल कह रही कि हम अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन बनाएंगे। आप समझो, आप इन्वेस्टर के तौर पर मैं हूं, एक राज्य में वही चीज पे 2 रुपए टैक्स लग रहा है निकालने में। ठीक है, वहां पर बहुत सारे इंसेंटिव मिल रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही बहुत ज्यादा वो है कि हमारे यहां धरती खोद दो। दूसरे राज्य में वही चीज पे 4 रुपए टैक्स लग रहा है, इन्वेस्टर कंफ्यूज है, विदेश से कोई आ रहा है एफडीआई लेके। ठीक है, और वो फंड कहां लगाए, कोशिश करेगा उस राज्य में लगाए जहां 2 रुपए टैक्स है, लेकिन वहां अनसर्टेनिटी ज्यादा है, वहां रूल रेगुलेशन ज्यादा है ना, एनवायरमेंट के रूल रेगुलेशन बहुत तगड़े हैं, वो कहेगा 4 रुपए में भी लगा देते हैं। तो आपके भारत में आने के लिए कोई सेंट्रल पॉलिसी नहीं होने के कारण ए राज्य, बी राज्य, सी राज्य, एक्स वाई जेड तरीके के टैक्स क्या कर रहे हैं, एक ही चीज पे इंपोज कर रहे हैं। तो जो बाहर से आने वाला व्यक्ति है वो किस तरीके से बड़ा कंफ्यूजन में वो रखे रहेगा कि एक देश में अनेक तरीके के टैक्स एक ही धातु पर लगाए जा रहे हैं एक्सप्लोरेशन करने में या प्रोडक्शन करने में, तो हम क्या करें। इससे वो क्या रहेगा, वो अधर में लटका रहेगा, बड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति रहेगी। और एक बात ध्यान रखना, दुनिया का जब इन्वेस्टमेंट भारत में आता है या किसी भी देश में जाता है, वहां एक नेशनल पॉलिसी की जरूरत होती है। तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से मैंने बता दिया आपको। अब जैसे हमने आपको बताया यहाँ पे क्या हो रहा है डोमेस्टिक सप्लाई में। अब डोमेस्टिक सप्लाई का मतलब ये है कि एक्सपोर्ट की रेस्ट्रिक्शन लग गई किसी देश के साथ, मान लो वॉर लाइक सिचुएशन हो गई। ठीक है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ गई हमारी, चाइना के साथ बढ़ गई मान लो, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई हमारी, और सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई जब, तो फिर हम क्या करेंगे, हमारा क्या वो होगा,
तो उसके लिए भी क्या किया गया, एक पॉलिसी बनाई गई। उसी पॉलिसी को क्या किया गया, हमने अभी अमेंडमेंट किया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो दूसरे नंबर पर थी कि डोमेस्टिक सप्लाई, तीसरे नंबर पर है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, कि क्लियर रूल रेगुलेशन होना चाहिए, पेडिकेबल रेगुलेशन होना चाहिए, और स्टेबल फिजिकल एनवायरनमेंट रूल भी यहां पर क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करने चाहिए। अब देखो, सेंट्रल और स्टेट फिजिकल रिलेशन, ये सबसे बड़ा डिबेट का टॉपिक बना हुआ है इस बिल के तहत। चौथे नंबर पर जो हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट और सेंट्रल का जो फिजिकल वो है डिस्ट्रीब्यूशन है, काय का रिलेशन है, स्टेट और सेंट्रल का फिजिकल रिलेशन, उसमें बहुत ज्यादा कोर डिबेट इसी इसी वाले मसले पे आ रही है। ठीक है, अब आपको इसके बैकग्राउंड में समझना पड़ेगा। सबसे पहले बैकग्राउंड है 2025 में भी इसमें बातचीत हुई थी, कुछ अमेंडमेंट हुए थे। ठीक है, जो मिनरल रिच स्टेट के पास मिनरल राइट हैं, वो मिनरल बीरिंग लैंड से जुड़े टैक्सेशन लेवी पावर्स को लेकर संवैधानिक और राजनीतिक महत्व जो है वो रखता है। उसके लिए क्या है, 2024 में हमने बताया सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, ये माना है कि इसके का नाम से क्या कर सकता है, राज्य टैक्स लगा सकता है। उसको ये राइट है, तो राज्य को ये छूट है कि वो टैक्स लगा सकता है इस पर। लेकिन ये भी माना है इसमें का नाम से सुप्रीम कोर्ट ने कि इस टैक्सेशन को सीमित करने के लिए केंद्र सरकार भी अपने तरीके की चीजें बना सकती है। कोर्ट ने 9 जजों की बेंच थी, 9 जजों की बेंच ने 8-1 से निर्णय दिया था कि मेजोरिटी से माना था कि राज्यों के पास मिनरल राइट, मिनरल वीरिंग लैंड पर टैक्स लगाने की शक्ति तो है, लेकिन रॉयल्टी स्वयं टैक्स नहीं है। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट को कानून द्वारा राज्य की टैक्सेशन पावर को सीमित करने का अधिकार है। मतलब ऐसा नहीं कह सकता राज्य की साहब हम 40% टैक्स मार देंगे, हम 1% टैक्स मार देंगे किसी चीज को लुभाने के लिए। वो नेशनल चीजों को दिक्कत ना कर रही हो तो इसको सीमित करने का अधिकार भी किसको दे दिया, पार्लियामेंट को दे दिया। पार्लियामेंट मतलब केंद्र सरकार। बात समझ में आ गई। तो ये सारी की सारी चीजें आपको समझने जरूरी है। दूसरी चीज देखो आप, अब फेडरलिज्म के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। फेडरलिज्म चूंकि राज्यों का संघ है, ठीक है, केंद्र कैसे बनता है, राज्यों के समूह से। हमारे जितने राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सब जगह अपने ऑटोनॉमी शासन चल रहा है ना। और उनके सेंटर में कौन है, सेंटर में एक सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है, यही तो फेडरलिज्म है। ठीक है, तो अब आप देखो कि इतने सारे स्टेट हैं, इतने सारे क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो आप इसको देखो कि फेडरलिज्म बराबर क्या है, स्टेट माइनस सेंटर प्लस क्या है, फिजिकल ऑटोनोमी। इस तरीके से होता है फेडरलिज्म बराबर। आप मान लो कि किसी स्टेट को फेडरलिज्म की परिभाषा देनी हो तो कैसे करेंगे, जैसे आप स्टेट को और उसको अलग कर दें और दोनों के बाद फिर क्या कर दें, उनकी ऑटोनोमी भी है, तीनों को जोड़ दें तो क्या निकल आएगा, हमारा फेडरलिज्म का एक सूत्र निकल के आ जाएगा। भारत में कुछ पावर सेंटर के पास है, ध्यान रखना एक बात, फेडरलिज्म के लिए हम जब बात करते हैं तो उसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी गई है, सेंटर को कितने पावर दिए गए हैं, है ना, स्टेट को कितने पावर दिए गए हैं। तो सेंटर के पास जैसे नेशनल मिनरल पॉलिसी है, ठीक है, सेंटर के पास है ये, तो मिनरल पॉलिसी कौन तय करेगा, सेंट्रल मिनरल पॉलिसी किसने बनाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। दूसरी बात है कि मेजोरिटी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क किसके पास है, वो है सेंटर के पास ही है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स किसके पास हैं, तो उसके लिए भी कौन है, अब स्ट्रेटेजिक मिनरल्स जैसे हीरा, ठीक है, अब जैसे कि कोई ऐसे ऐसा मिनरल है जो उसी राज्य में पैसिफिक जगह पाया जा रहा है और वो हमारे डिफेंस के लिए बहुत जरूरी है, तो वहां पर कौन सा स्ट्रेटेजिक मिनरल्स पॉलिसी कौन सी लगेगी, सेंटर की लगेगी। ठीक है, अब देखो इंटर स्टेट इंटरनेशनल चीजों के लिए कौन तय करेगा, तो वो भी कौन करेगा, तो सेंटर करेगा। स्टेट के पास क्या है, इसमें स्टेट के पास है कि माइनिंग कंसेंसस लीज इंप्लीमेंटेशन में भूमिका किसकी है, लीज देने की जिम्मेदारी किसकी है, तो वो स्टेट के पास है। माइनर मिनरल से जुड़े पावर किसके पास है, छोटे पूरे जो मिनरल्स हैं
उनके पास उनकी जो जानकारी किसके पास है, तो वो स्टेट के पास है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालेगा उन जगहों का, तो वो भी स्टेट के पास है। लैंड एनवायरमेंट रिलेशनशिप इम्प्लीमेंटेशन, एनवायरमेंट रिलेटेड जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कौन करेगा, वो इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी भी किसकी है, राज्य की है। मैंने एक दिन कोई चीज आपको पढ़ाई थी, उसमें कहा था कि जिम्मेदारियां तो राज्यों पे सबसे ज्यादा हैं, और काम जब हमने आपको 16वां वित्त आयोग पढ़ाया था, तो उसमें राज्यों की मांग थी कि इस बार क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए, जबकि केंद्र ने क्या माना था कि राज्यों का हिस्सा कितना है, 16वें वित्त आयोग में 41% हमने बोला था आपको। तो राज्यों की यही तो मांग थी कि साहब ये सारी जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर है, एनवायरमेंट क्लियरेंस की जिम्मेदारी, इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी, पुलिसिंग की जिम्मेदारी, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी, वो सब राज्यों के पास है। और जब राज्यों के पास है तो फिर उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, तो उन्हें पैसा ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हमने आपको बताया था कि केंद्र के पास भी कम जिम्मेदारी नहीं है, और केंद्र का अपना कोई खुद का सोर्स नहीं है। केंद्र का सोर्स कहां से आ रहा है, राज्यों से ही तो आ रहा है। ठीक है, तो वो सारी की सारी हमने आपको बताया था उस दिन। अब आप देखो, अब मिनरल रिच जहां पर क्षेत्र हैं, वहां के डेवलपमेंट के विषय में भी कौन तय करेगा, तो वो आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास इसका वो है। ठीक है, तो फेडरलिज्म में कई तरीके की चीजें हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, कि आपको कई तो राज्यों के पास शक्तियां दे दी गई हैं, कई केंद्र के पास शक्तियां हैं। और यहीं पर क्या है, फिजिकल फेडरलिज्म एक शब्द आता है इसमें फेडरलिज्म में, जो इस पूरे टॉपिक का कोर डिबेट का टॉपिक बना हुआ है। राज्य कह रहे हैं कि साहब हमारी ऑटोनॉमी आपने क्या कर दी, खत्म कर दी है। इस बिल को लाने का एक मकसद है कि आप हमारी, और इस बात को जो मैं बोल रहा हूं, ये कोई ऐसे नहीं है कि कोई एक राज्य बोल रहा है कि साहब वो 2-4 राज्य जो उनके पास चले गए तो वही है। ठीक है, इस झालर में, फ्यूज बल्बों की झालर में बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं, कई कई तरीके के बल्ब हैं। ठीक है, तो इसमें ये ना समझा जाए कि क्या है, बीच में हेलोजन केंद्र का जल रहा है, बगल में सारे के सारे बल्ब जल रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब हमारी पूरी झालर फ्यूज हो जाएगी अगर इस तरीके से काम करोगे। और जब हम झालर की बात कर रहे हैं तो स्टेट को और उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो, आप अब फिजिकल फेडरलिज्म होता क्या है, तो जो टैक्सेशन है, रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर पावर का जो वितरण है, वो किस तरीके से होना चाहिए राज्यों के और केंद्रों के बीच में। ठीक है, बात समझ में आ गई। टैक्स कौन लेगा, कितना लेगा, किसको देगा, रेवेन्यू कौन इकट्ठा करेगा उस राज्य का। ठीक है, और फिर क्या है, तीसरी चीज है कि कितना खर्च होगा, एक्सपेंडिचर पावर किसके पास कितनी होगी। इस चीज का क्या किया गया, हमारे यहां फिजिकल फेडरलिज्म की जब बात कर रहे हैं हम, तो इस चीज का क्या किया गया, मेंशन किया गया, इस चीज को रखा गया। बात समझ में आ गई। तो ये जो बातचीत हम आपसे कर रहे हैं फिजिकल फेडरलिज्म की, यही कोर डिबेट का टॉपिक है इस पूरे के पूरे उसमें। जब 2025 में हमने अमेंडमेंट किया था इसी बिल में, तो उसमें कुछ छोटी चीजें अमेंडमेंट करी थी। इस बार हमने क्या कर दिया, थोड़ा बड़ी चीजें अमेंडमेंट कर दी, और वो दुखती रग पे हाथ रख दिया है, जिससे कि पूरा का पूरा राज्य का जो इकोसिस्टम है वो तिलमिला गया है। बात समझ में आ गई आपको। तो इसमें देखो आप, अगर हर एक स्टेट अलग अलग मिनरल पॉलिसी क्या कर दे, घोषित कर दे। मिनरल पॉलिसी का हमने बताया, सेंट्रल की मिनरल पॉलिसी चलती है। लेकिन सोचो, आप एक समय सोच के देखो, मैंने आपको पहले शब्द में बोला था कि आपकी राज्य में क्या है, ए राज्य की अलग मिनरल पॉलिसी है, बी राज्य की अलग मिनरल पॉलिसी है, सी राज्य की अलग मिनरल पॉलिसी है, डी राज्य की अलग मिनरल पॉलिसी है। और सब में क्या है, अलग अलग टैक्स है, किसी में एक्स टैक्स है, किसी में वाई टैक्स है, किसी में जेड टैक्स है। अब आप सोच के देखो, तो फिर स्टेट फिजिकल ऑटोनॉमी बराबर नेशनल यूनिफॉर्मिटी कैसे मेंटेन होगी। आप समझने की कोशिश, यूनिफॉर्मिटी की जब हम बात करते हैं, तो वो यही तो है कि हम सब चीजों को लेकर क्या करेंगे, एक चीज में बंद, एक सूत्र में पिरोए जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर बड़ा सवाल होता है, बड़ा क्वेश्चन यहीं पे आ रहा है कि राज्य कह रहे हैं कि हमारी ऑटोनॉमी क्या कर रहे हो, आप खत्म कर रहे हो। यहां पर जब 2024 में जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, तो वहां पर यह बात सामने आई कि साहब हमारी आप फिजिकल ऑटोनॉमी क्या कर रहे हो, खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। बात समझ में आ गई आपके। ठीक है, तो यहीं पर स्टेट और सेंट्रल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। स्टेट कह रहे हैं कि साहब ये नहीं करो, आप सारी की सारी चीजें क्या करना है, हमें करने की कोशिश करो। अब देखो, अगर अलग अलग स्टेट में अलग अलग मिनरल पॉलिसी लाई जाएंगी, अलग अलग तरीके के टैक्स लाए जाएंगे, तो फिर क्या है, फिजिकल
रिजीम्स बनेंगे और इन्वेस्टमेंट तथा मिनरल प्रोसेसिंग में प्रभावित हो सकती हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताई हैं कि अगर एफडीआई लाना है, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा तो क्या कैसे करेगा, उसके भेजा फट जाएगा। कई तरह के क्लियरेंस अलग अलग राज्यों के हैं। सेंट्रल कोशिश कर रही है कि भाई ये चीज़ें जो हैं आजकल रेयर अर्थ मिनरल हैं या फिर आपके बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जिनके ऊपर बहुत तरीके की चीज़ें बन रही हैं। पूरी की पूरी इकोनॉमी अब उस तरीके की हो गई, रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंडेंस हो गई है। ठीक है? तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, अपने रिसोर्सेज का उस तरीके से उपयोग करना पड़ेगा। कई बार क्या होता था कि हमारे पास ये वाली सुविधा नहीं थी अभी। अभी पहले क्या होता था कि मान लो कि हमने क्या किया, 100 टन आयरन निकाला ज़मीन से। हमारे पास हमारी ज़रूरतें कितने की हैं? 100 टन की, और उस खदान में कितनी है? 150 टन की कैपेसिटी है, हमने उतनी 150 टन निकाल ली। तो अभी तक क्या था कि वो जो 100 टन के बाद 50 टन बच रहा है, उसका करना क्या है, इसकी कोई रूपरेखा विशेषता नहीं थी। इस वाली जो अमेंडमेंट किए गए उसमें है कि अगर हमारी ज़रूरतों के लिए कोई चीज़ 100 टन चाहिए, हमारे पास उसका प्रोडक्शन 150 टन का है, तो हम उसको निकाल कर क्या करेंगे? बेच भी देंगे। हम सरप्लस स्टेट की ओर बढ़ेंगे। बात समझ में आ रही? हम किसी भी चीज में आत्मनिर्भर होंगे, और आत्मनिर्भर के साथ क्या होंगे? हम एक्सपोर्टर भी बन सकते हैं। तो इस वाली पॉलिसी में इस चीज का भी ख्याल रखा गया। हमने बताया ना फ्लेक्सिबल चीजें, तो ये अच्छी चीजें हैं। ठीक है, अब मिनरल गवर्नेंस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं हम। मिनरल गवर्नेंस क्या है? अगली चीज जो इसमें है वो मिनरल गवर्नेंस के बारे में है। मिनरल गवर्नेंस का मतलब केवल माइनिंग करना नहीं है। एक बात ध्यान रखना, अगर हम कह रहे हैं मिनरल गवर्नेंस, तो उसका मतलब केवल ये नहीं है कि हम केवल क्या कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं अंदर से। उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, और बहुत सारी चीजों में कौन कौन सी चीजें आती हैं? सबसे पहले तो एक्सप्लोरेशन आता है, एक्सप्लोर करेंगे आप कोई चीज को। दूसरी चीज है मिनरल आइडेंटिफिकेशन करेंगे। एक जगह पे 2 मिनरल्स हैं, 3 महीने एक इकट्ठी मिल गई हमें। ठीक है, पहले ये चीज नहीं थी, अब है। मिनरल गवर्नेंस में ये चीजें आप क्या कर दी गई हैं? ऐड कर दी गई हैं। सबसे पहले कोई चीज होगी तो उसका एक्सप्लोरेशन होगा, एक्सप्लोरेशन के बाद मिनरल आइडेंटिफिकेशन होगा, तीसरी चीज होगी कि माइनिंग की क्या होगी? लीज होगी। ठीक है, पूरा गवर्नेंस का हिस्सा है ये। तीसरी चीज क्या है? उसकी लीज होगी। इसके बाद एक्सट्रैक्शन होगा, और एक्सट्रैक्शन के बाद सेल होगा, सेल के बाद क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग होगी। मैन्युफैक्चरिंग के बाद क्या चीजें लाई जाएंगी? तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद हो जाएगी कि रिसाइकलिंग होगी। ये सारी की सारी चीजें किस में आती हैं? मिनरल गवर्नेंस का हिस्सा है। बात समझ में आ गई? सबसे पहले हमने क्या किया? एक्सप्लोरेशन किया। एक्सप्लोरेशन के बाद हमने क्या किया? आइडेंटिफिकेशन किया। आइडेंटिफिकेशन के बाद हमने क्या किया? एक्सट्रैक्शन किया। एक्सट्रैक्शन के बाद हमने क्या किया? प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग के बाद हमने सेल की। सेल के बाद हमने क्या की? मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग के बाद जब वो मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद सारी टूट टाट गई, तो फिर हमने रिसाइकलिंग करके फिर से मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश की, रिसाइकलिंग की। बात समझ में आ गई? ये पूरी साइकिल समझ गए आप? तो ये सारी की सारी चीजें मिनरल गवर्नेंस का हिस्सा हैं। अब देखो आप, मिनरल बियरिंग बियरिंग लैंड क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऐसी जमीन होती है जहां पर कीमती मिनरल्स क्या होते हैं? छुपे होते हैं। बात समझ में आ गई? छोटे छोटे शब्द है, मेरे को आपको ध्यान से समझना है बस। कोशिश हमारी यही है कि हम आपको पूरी की पूरी पिक्चर क्या करें? दिखा पाए इस पूरे एक्ट की क्या है। और जब तक आप पूरे कोर नहीं समझेंगे, तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है। तो आपको सबसे पहले समझना है कि मिनरल बियरिंग लैंड क्या होती है। तो ऐसी जमीन जिसके नीचे क्या होते हैं? बहुत सारे कीमती जो मिनरल्स हैं वो दबे होते हैं। उस जमीन को क्या कहते हैं हम? मिनरल बियरिंग लैंड्स बोलते हैं। जो उसको क्या कर रही है? बियर कर रही है, यानी उसको रखे हुए उस मिनरल्स को। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक क्षेत्र है जिसमें आयरन मौजूद है। हमने बोला ना आयरन मौजूद है। ठीक है, तो वो क्या हो गई? मिनरल बियरिंग बियरिंग लैंड हो गई। वो क्या हो गई? वो मिनरल बियरिंग लैंड हो गई। कहीं पे हीरा है, कहीं पे आयरन है, कहीं पे क्या है? निकेल है, कोबाल्ट है, जस्ता है। तो वो सारी की सारी लैंड काय में आएगी? तो मिनरल बियरिंग लैंड में आ जाएगी। बात ठीक है? 2024 का जो हमने जजमेंट दिया था,
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि स्टेट की टैक्सेशन पावर को महत्वपूर्ण रूप से क्या है, महत्वपूर्ण होती है, नहीं टैक्स लगा सकता है स्टेट, लेकिन फिर सेंट्रल को भी एक पावर दे दी कि वो असीमित शक्तियां नहीं है, सेंट्रल इस पे क्या कर सकती है, इनकी शक्तियों को सीमित कर सकती है। बात समझ में? दोनों को खुश कर दिया, दोनों को एक एक लॉलीपॉप दे दिया, लो तुम भी लो और तुम भी लो, ठीक है। अब आप अगली चीज देखो, क्रिटिकल मिनरल क्या है। क्रिटिकल मिनरल की बड़ी बात हो रही है आज, पूरी दुनिया में हो रही है। रेयर अर्थ मिनरल्स या क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? तो क्रिटिकल मिनरल्स वो होते हैं जिनका आर्थिक और औद्योगिक महत्व बहुत ज्यादा है और जो बहुत कम स्थिति में है। रेयर अर्थ मतलब तो यही है कि वो बहुत कम स्थिति में पूरी धरती पे ही है। लेकिन क्रिटिकल मिनरल्स की जब हम बात करते हैं तो क्रिटिकल मिनरल्स का मतलब है कि जिनका औद्योगिक महत्व बहुत है। बात समझ में आ गई? औद्योगिक और आर्थिक आवश्यकता के लिए जो मिनरल्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं? क्रिटिकल मिनरल्स की श्रेणी में बात कर रहे हैं, जिनकी सप्लाई डिसरप्शन का क्या है, जोखिम ज्यादा होता है, जिनके लिए स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस बहुत अधिक होता है। अब जैसे हम कहते हैं ना, चाइना से, चाइना जिस दिन चाहे उस दिन सप्लाई बंद कर देगा, बहुत सी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं हम। और भारत सरकार इस चीज को इसलिए भी लाई है कि हमें कम से कम उस चीज के लिए क्या करना है, हमें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है, और ना केवल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है, हमें जैसे कोई हो गई, अब क्रिटिकल मिनरल्स में जैसे लिथियम हो गई, लिथियम बैटरी आ रही है बहुत सारी, और बैटरी तभी बनेगी जब लिथियम बनेगी, तो लिथियम के लिए हम एक्सपोर्ट कहां से कर रहे हैं? चाइना से लिथियम बैटरी इंपोर्ट कर रहे हैं हम बहुत ज्यादा। तो इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो किसी दिन सप्लाई चेन अगर मान लो हम उनके साथ क्या हो गया, और लाइक सिचुएशन चालू हो गई उनके साथ, तो वो क्या करेंगे, हमारी सप्लाई को डिस्टर्ब कर देंगे, और डिस्टर्ब करने के बाद हमारी सप्लाई रुक जाएगी, और सप्लाई अगर रुक गई तो हम क्या हो जाएंगे, हम तो वैसे ही हार जाएंगे चीजों को लेकर। ठीक है, कोबाल्ट है, निकिल है, लिथियम है, ग्रेफाइड है, रेयर अर्थ एलिमेंट बहुत सारे हैं, वो सारे क्या किस में आ रहे हैं, क्रिटिकल मिनरल्स में आते हैं। ठीक है, इनका महत्वपूर्ण योगदान इसलिए भी है क्योंकि आजकल रिन्यूएबल एनर्जी की ओर ज्यादा दुनिया भाग रही है। ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सारे के सारे इन्हीं चीजों से मिलकर बन रहे हैं। पूरी इकोनॉमी किसके ऊपर भाग रही है? सतत विकास की जब हम बात करेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी की भी बात करेंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी की जब हम बात करेंगे तो बहुत सी चीजें हैं उसमें। बात समझ में आ गई कि नहीं आई आपको? तो ये सारी की सारी चीजें हैं। क्रिटिकल मिनरल्स में ईवी में बहुत बड़ा इसका क्या है, महत्वपूर्ण है। अब ये देखो ईवी में किस तरीके से महत्वपूर्ण है। बैटरी है, लिथियम लाइक बैटरी है, ग्रेफाइड होता है उसमें, निकिल भी होती है उसमें, उसमें कोबाल्ट भी होता है। एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम इस पूरे के पूरे प्रोसेस से होकर गुजरता है, और यही क्रिटिकल मिनरल्स उसमें डल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी पूरी इकोनॉमी इस पे क्या है, टिकी हुई है। आगे जब हम क्या करेंगे, ईंधन के ऊपर अपनी निर्भरता खत्म करेंगे, तो हमें किसी और तो अपनी निर्भरता बढ़ानी पड़ेगी। तो वो हम कहां बढ़ा रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की ओर, नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा में चाहे आप विंड एनर्जी से ले लो, चाहे सोलर एनर्जी से ले लो, सारे की सारी स्टोरेज के लिए क्या चाहिए, हमें बैटरी चाहिए। और बैटरी कहां से बनेगी, तो लिथियम से बनेगी, निकिल से बनेगी, कोबाल्ट से बनेगी। और जब इन सब चीजों से बैटरी बनेगी तो हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी का आधार क्या है, तो आधार यही रेयर अर्थ मिनरल्स हैं या क्रिटिकल मिनरल्स हैं। और जब यही हमारे क्या हैं, हम इनके ऊपर क्या हैं, दूसरों पर निर्भर हैं। और जब हम दूसरों पर निर्भर हैं तो फिर आप समझ लो कि वो जब चाहे तब हमें क्या कर सकता है, हमें अपने घुटनों पे ला सकता है। बात समझ में आ गई? अभी अपन ने देखा स्टेट ऑफ हॉर्मुज में युद्ध हुआ, तेल की कीमतें आसमान छू गई, गैस हमारे पास था नहीं, सिलेंडर खत्म हो गया था। और जब ये सारी की सारी चीजें हुई, इसका मतलब क्या है कि हम किस पे, दूसरों के ऊपर निर्भर थे, किसके लिए, ऊर्जा की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। कई तरह के विंड टरबाइन हैं, उनके लिए हमें क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं, उनके लिए, ठीक है, जैसे हम क्या कह रहे हैं, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। अब उसके लिए क्या है, मैं यही रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रिटिकल मिनरल्स लगते हैं उसमें। वो सारी की सारी चीजें क्या हैं, डिफेंस के कई एडवांस पुर्जे हम बना रहे हैं। और डिफेंस हमारी सोचो, हमारी सीधी की सीधी क्या कंप्रोमाइज हो रही है वहां पे हमारी सारी की सारी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी, नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी अगर हम दूसरों पर निर्भर हैं तो। बात समझ में आई?
स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या है, सबसे पहले इस वर्ड को और समझ लेते हैं। जब हम कहते हैं कि हम डिफेंस में आत्मनिर्भरता से भी ज्यादा, मतलब आत्मनिर्भर होने के लिए हमें किसी पे निर्भर नहीं होना। लेकिन जब हम कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या है, तो कई चीजें जो हमारे ऊपर नहीं है उनके ऊपर हम दूसरों पर निर्भरता कैसे खत्म करें, इस चीज के लिए प्लान बनाया जाता है। उस टर्म को बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब यह नहीं है कि केवल आत्मनिर्भर होना। बात समझ में आई? केवल क्या नहीं होना, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब नहीं है, इसका मतलब इससे बियॉन्ड जाकर भी है कि मतलब अगर किसी इस तरीके की सिचुएशन में हम फंस जाते हैं तो केवल आत्मनिर्भरता से काम नहीं चलेगा। उस समय हमें उस कंडीशन के लिए तैयार रहना होगा कि मान लो कि हमें कई चीजों की सप्लाई रुक गई है, तो उसके लिए एक सप्लाई चेन क्या करना है, विकसित करना, उसको मजबूत करना है। बात समझ में आई? ज्यादातर निर्भरता को अपने ऊपर दूसरों की, उसको क्या करना है, खत्म करना है। मान लो हमारे पास ज्यादा चीजें नहीं है, हम चाइना से हर चीज पे डिपेंडेंट है। चाइना से डिपेंडेंसी पूरी तरह खत्म भी नहीं करनी है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि उनके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहें। बात समझ में आई? आप समझने की कोशिश करो। उनके ऊपर निर्भर भी नहीं रहना है और उनसे पूरी चेन सप्लाई हमें बंद भी नहीं करनी है। बात समझ में आई? इसका मतलब यह है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो हम अपनी सप्लाई चेन, डोमेस्टिक सप्लाई चेन को क्या करें, बहुत ज्यादा मजबूत करें। उसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। चाइना आज बहुत बड़ी शक्ति बन के उभरा है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के आधार पर। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, आप देखो आपके यहाँ क्या है, आपके यहाँ पे दवाइयां बनती हैं, जेनरिक मेडिसिन बनती हैं, उसको एपीआई कहां से आता है, चाइना से आता है। और चाइना ने कोरोना के अंदर बहुत सारा एपीआई सप्लाई बंद कर दी थी भारत के लिए। कितनी सारी दवाइयों को क्या हुआ था, हम जब कहते हैं सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, ये यही है। जब जो देश चाहे वो कहते, अब जैसे हमने क्या किया था, बीट प्रोडक्शन पे क्या किया, एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था कि साहब हमारी जरूरतों के आधार पर अगले आदेश तक हम क्या करते हैं, बीट एक्सपोर्ट पे क्या करते हैं, रोक लगाते हैं। राइस एक्सपोर्ट पे क्या करते हैं, रोक। आप इस पे एक्सपोर्टर हो, आप समझने की कोशिश करो। कई बार इसलिए नहीं देखा जाता फायदा कि हम किसी के लिए फायदे के लिए काम कर रहे हैं, कई बार इसलिए भी लगाया जाता हमारी नेशनल सोवरेनिटी, हमारी इंटीग्रिटी, सब चीजें क्या रहें, मेंटेन रहें। उसके लिए हमें चेक बैलेंस भी करना पड़ता है। बात समझ में आई? यदि भारत में मान लो ईवी इंडस्ट्री है और ईवी इंडस्ट्री पूरी तरह से क्या है, लिथियम पर हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं सारी चीजों को, तो हम क्या करें, धीमे धीमे लिथियम का एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड करें, बैटरी वगैरह हम अपने यहाँ बनाएं। जरूरी नहीं है कि हम पूरा बैकअप लेके चले जाएंगे, पूरी इंडिया का बैकअप हम ही बना के चलें और हम उन चीजों को नहीं, चाइना से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है उसको इंपोर्ट करते रहें, लेकिन इतना बैकअप बना के चलें कि कल के दिन अगर क्या किया उसने उसने सडनली कोई सप्लाई को क्या करने, रोकने की या डिस्टर्ब करने की कोशिश की, तो उसमें हम क्या करें, उसको मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते। साहब हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले से ये सब सिस्टम बना के रखा है। बात समझ में आ गई आपके? तो ये है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इसमें आप क्या करते हैं, दूसरों पर निर्भरता कम करते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं, रेगुलेशन सर्टेनिटी की बात कर लेते हैं। अब आप सोचो, अगर अनसर्टेनिटी है, मैंने बताया ABC 3 राज्य हैं, XYZ 3 तरह के टैक्स हैं, एक ही चीज है, 3 तरह के राज्य, 3 तरह के टैक्स, तो फिर क्या है, इन्वेस्टमेंट में दिक्कत है। हमने कहा वो पोजीशन में रहेगा, करें ना करें, करें ना करें वाला स्थिति बनी रहेगी, तो क्या है, अनसर्टेनिटी बनी हुई है। और अनसर्टेनिटी जब बनी रहे, लीज कैसे मिलेगी, एक आदमी को पूरा पता होना चाहिए ना, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। नेशनल वाइड ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है कि लीज कैसे मिलेगी, कौन सा मिनरल्स कहां निकल सकता है, नेशनल पॉलिसी हो। ठीक है, एडिशनल मिनरल मिलने पर क्या होगा, अब उसे तो पता ही नहीं है कि क्या होगा। सोचो कि एक आदमी 100 मीटर जमीन खोद रहा है, 2 मिनरल्स मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं खाली इसमें से आयरन उठाओ, मैग्नीशियम वहीं छोड़ दो, हमारा नुकसान हो रहा है ना इसमें। अगर हमारे पास हमें पता है कि यहाँ 2 मिनरल्स मिले, 3 मिनरल्स मिले एक साथ, उसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग क्या कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं, और प्रोसेस करके क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, और एक साथ ही कम पैसे में बहुत सारा आउटपुट हमारा निकल सकता है। मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश है इस बिल में। बात समझ में आ गई? तो ये भी है। तीसरी चीज क्या है
तीसरी चीज है एडिशनल मिनरल मिलने पर क्या होगा, ये तो हो गया। फिजिकल बर्न क्या होगा, किस तरीके से है, ठीक है, उसके बारे में भी बिल्कुल स्पष्ट वातावरण होना चाहिए। सरप्लस मिनरल को हम बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते हैं, इस बारे में भी बातचीत होनी चाहिए, तो इसकी भी बात है। ठीक है, अब मान लो कोई इन्वेस्टर है, उसके पास अगर 100 मिलियन टन का अगर उसने मान लो वो लिया, उसने निकाल लिया और वहां पर 150 मिलियन रहा, तो क्या करेगा वो? फायदा नहीं कमाएगा वो? सारी मशीनरी है, सारा सेटअप है, सारा इकोसिस्टम लगा दिया, अब पता चला 50 अगर अलग है और निकल आया, तुम कहोगे वो तो हमारा है, आप धर दो। तो उस इन्वेस्टर के नजरिए से भी सोचो, वो गया था वहां, उसने इन्वेस्ट किया, उसको कुछ फायदा भी देखना चाहिए, तो उसके लिए भी क्या है, ये पॉलिसी में थोड़ा सा क्या किया गया है, बदलाव किया गया है। ठीक है, और रेगुलेटरी कंडीशन क्या होगी, ये सारे के सारे नियम क्या होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट और तरीके से होना चाहिए। ठीक है, सारे के सारे प्रिडिक्ट हों। अगर प्रोडक्शन होगी सब में, सबका पता होगा अगले को, तो वो क्या करेगा, अपना कैलकुलेशन करके उस हिसाब से आपको इन्वेस्ट कर देगा। पता चला उसे पता ही नहीं है, आज बोले हमारे पास ये है, कल से ये नियम नहीं लागू होंगे, कल से दूसरे नियम लागू होंगे, क्यों करेगा कोई आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट? ठीक है, तो सर्टेनिटी, अगर अनसर्टेनिटी है तो इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या होगा, कम रहेगा। ठीक है, अनसर्टेनिटी में इन्वेस्टमेंट रिस्क हाई रहता है, अगर हाई अनसर्टेनिटी है तो हाई रिस्क रहेगा इन्वेस्टमेंट का, और अगर सर्टेनिटी हाई है, ठीक है, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस हाई रहता है। बात समझ में आ गई? अगर अनसर्टेनिटी हाई है तो रिस्क कैसा होगा, इन्वेस्टमेंट रिस्क हाई होगा, और अगर सर्टेनिटी हाई है तो इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस हाई होगा। दोनों चीजों में अंतर समझना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो ये रहा, और इनके बदलाव क्या रहे इस वाले बिल के, तो वो अपन समझ लेते हैं। सबसे पहले स्टेट मिनरल पॉलिसी के बारे में बात करते हैं ना, लिवाइज कौन कौन सी है, राज्यों द्वारा मिनरल के राइट क्या क्या हैं, क्या क्या वो उन पर कर लगा सकते हैं, ठीक है, टैक्स हैं, और लेवीज क्या क्या हैं, केंद्रीय शर्तें क्या क्या हैं, वो सारी की सारी चीजें हम पहले समझ लेते हैं। स्टेट में क्या है, अगर आयरन रिच है तो सरकार कहती है कि आयरन क्या है, आयरन में हमारे मिनरल हैं, हम ही क्या लगाएंगे इसमें, टैक्स लगाएंगे। यदि अलग स्टेट में अलग अलग तरीके के हैं तो उसमें अलग अलग तरीके की, बिल्कुल कॉमन चीज है। 10 लोगों के पास 10 तरीके के दिमाग हैं, 10 तरीके की पॉलिसीज हैं, वो अपने अपने अलग अलग लगाएगा। ठीक है, तो हमने बताया XYZ ABCD राज्य, उसमें अलग अलग तरीके टैक्स हैं। अब देखो आप, अब इसमें क्या है, सेंट्रल का तर्क ये है कि अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, चाहे तुम लगा लो, चाहे हम लगा लें, चाहे किसी में भी लगा लो। अब उसमें देखो आप, किसी राज्य में ज्यादा मिनरल्स हैं, सेंट्रल का मतलब है कि यूनिफॉर्मिटी में हो आप, यूनिटी में जियो ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्मिटी हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी और प्रिडिक्टिबिलिटी बढ़ाने के लिए सेंट्रल फ्रेमवर्क चाहिए, सेंट्रल कह रही है। इसके लिए राज्यों के स्तर पे मुज्जू गप्पू नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए, एक होना चाहिए, सारे राज्यों में होना चाहिए, वही होगा। ठीक है, अगर आयरन पे 4% टैक्स कोई भी राज्य प्रोडक्शन पे लगा रहा है, माइनिंग पे लगा रहा है, तो फिर 4% वो फिर चाहे कहीं पे भी चला जाए, पूरब से पश्चिम, उत्तर दक्षिण, सब जगह एक ही होना चाहिए। सेंट्रल फ्रेमवर्क की बात कर रही है। ठीक है, स्टेट क्या कह रही है, स्टेट कह रही है हमारी फिजिकल ऑटोनॉमी पे आप लोग हमला कर रहे हो, हमारी सारी चीजों को क्या कर रहे हो, हमें 12% टैक्स लगाना था, आपने 4 कर दिया, हमें कितने का, 8% का नुकसान हो गया। आप हमारी फिजिकल ऑटोनॉमी पे क्या कर रहे हो, हमला कर रहे हो। इस बदलाव से ये चीज जो है राज्य कह रहा है, केंद्र कह रहा है कि भाई ये एक नेशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए, राज्य कह रहे हैं कि नहीं साहब, हमारी ऑटोनॉमी को क्या किया जा रहा है, हम माई लॉट, हमारी आवाज को कुचला जा रहा है। ठीक है, तो ये राज्यों का तर्क है। अब आप देखो, गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर अपन देखें तो उसमें है कि यूनिफॉर्मिटी बराबर क्या है, प्रेडिक्टेबिलिटी बराबर क्या है, इन्वेस्टमेंट। अगर यूनिफॉर्मिटी है, प्रेडिक्टेबिलिटी है, तो इन्वेस्टमेंट भी आएगा। मान लो कि अगर यूनिफॉर्मिटी हाई है तो प्रेडिक्टेबिलिटी भी हाई है, और प्रेडिक्टेबिलिटी भी हाई है तो इन्वेस्टमेंट भी हाई है, चांस ज्यादा है। क्यों है, क्योंकि एक सेंटर ने रूल बनाया, अगले से क्या हो गया, वो पैसा आया, उसे पता है कि हमें सारी चीजें A+A बराबर 2 ही हैं, 1+1 बराबर 2 है,
अब मान लो कि कोई भी राज्य अगर चाहता है तो वो कहेगा नहीं 1+1 = 4 है हमारे यहाँ, तो हमारे राज्य की हमारी ऑटोनॉमी है। तीसरा राज्य कोई सी कहेगा, वो कहेगा नहीं 1+1 = 5 है हमारे राज्य में। तो इस तरीके से अगर रहेगा तो इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ी कंफ्यूजिंग वाली स्थिति रहेगी, जो मैं बार-बार बता रहा हूँ। ठीक है? यहीं से टेंशन हो रही है। स्टेट कह रहा है एक सेंट्रल फ्रेमवर्क है, राज्य कह रहा है कि साहब नहीं, ये हमारी ऑटोनॉमी पे हमला है। दोनों अपनी-अपनी जगह ठीक है। ठीक है? कोई भी किसी तरीके से नहीं है। मैं आपको बाद में इसका पूरा कंक्लूजन भी दूँगा। जब आप राज्यों के हिसाब से सोचेंगे तो राज्य के हिसाब से आप कहेंगे कि नहीं मैं शहीद होने के लिए तैयार हूँ। सेंट्रल कहेगा नहीं, नहीं शहीद होने की ज़रूरत नहीं है, आप हमें बताओ। सारी चीज़ें हम करेंगे, ठीक है? हाँ, मतलब वही वाली बात है कि अगर जंतर-मंतर का प्रोटेस्ट है तो वो नेशनल एंटी नेशनल में जाएगा, और अगर झारखंड का है तो वो नेशनल में। ठीक है? इस तरीके से समझते हैं। अगर झारखंड में कोई प्रोटेस्ट करेगा तो वो छात्र नहीं है, वो जैन-जी नहीं है, और अगर कोई जंतर-मंतर पे आके करेगा तो वो जैन-जी है। जैन-जी वो झारखंड वाले हैं, ये जंतर-मंतर नेशनल जैन-जी है। वो स्टेट वाले हैं, वो बैकवर्ड वाले जैन-जी हैं। देखो उनकी बात यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है? तो वो वाली बातचीत है। अब आप देखो दूसरा बदलाव ये है, माइनिंग रेवेन्यू खत्म करना चाहती है सेंट्रल। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माइनिंग रेवेन्यू आप करिए। सेंट्रल ये थोड़ी कह रही कि माइनिंग रेवेन्यू नहीं मिलेगा आपको। रेवेन्यू मिलेगा, टैक्स कलेक्शन भी आपको मिलेगा, रेवेन्यू भी मिलेगा, एक्सपेंडिचर भी आप ही को करना है, सारी चीजें आपको ही करनी है। लेकिन रेवेन्यू की कुछ शर्तें मान लेते हैं हम, चूंकि ऐसे नहीं है कि हमने कहा साहब आज से इंकलाब जिंदाबाद, हमारा देश अलग, हमारा राज्य अलग हो गया भारत से। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो जब राज्य अलग नहीं है, सारी चीजें हैं, तो फिर राज्य की भी कुछ क्या है, रिस्ट्रिक्शन के लिए केंद्र बैठी है। घर में ऐसा नहीं होगा कि साहब हम ही हैं, हम अपने कमाते हैं खाते हैं, हटो तुम दूर हटो। तुमसे ऊपर पापा, पापा के ऊपर दादा। ठीक है? तो इस तरीके से फिर वो नीचे पोता है, वो तो फिर समझो जो पापा में ही जूते पड़ रहे हैं चाँद पे, तो फिर पोता क्या करे? वो फिर लाइन से आ जाएगा, फिर वो जेन-जी वाला भूत उतर जाएगा। है ना? तो ये सारी की सारी स्थितियाँ हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, स्टेट पूरी माइनिंग रेवेन्यू खत्म करना चाहता है सेंट्रल, स्टेट की, सेंट्रल तो नहीं, ऐसा नहीं है। बस कुछ चीज़ों में राज्यों को, पूरे राज्य रेवेन्यू को नहीं खत्म कर रहा है, बल्कि उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन इस तरीके से लगाई जा रही हैं, जो क्या है नेशन वाइड। पूरे पूरे देश के स्तर पे काम हो रहा है, तो कुछ राज्यों को इसमें अपना क्या दिख रहा है, नुकसान दिख रहा है, वो अलग बात है। ठीक है? अब अगली चीज क्या है, दूसरा बदलाव और क्या है, मिनरल बियरिंग लैंड के बारे में क्या है, इसके बारे में भी तो को बहुत सी चीजें हैं। अब चूंकि सरकार का लॉजिक है कि मिनरल नेशनल इकोनॉमिक रिसोर्स है, और कुछ मिनरल्स नेशनल स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस भी रखते हैं। सरकार ये कह रही है सेंटर की कि चूंकि जो मिनरल्स हैं वो क्या है, नेशनल इकोनॉमिक रिसोर्स हैं। अब ये जो डेफिनेशन है, अच्छा नेशनल इकोनॉमिक रिसोर्स हैं, तो उस राज्य को नहीं मिलना चाहिए क्या? वो भी तो उसी देश का हिस्सा है तुम्हारे। हैं, यहाँ पे खेल जाते हैं ये लोग, फिर कहते हैं कि आंदोलन कर रहे हैं लोग। हैं, कितना अच्छा लगेगा जंतर मंतर पे, एक तरफ कौन झारखंड बैठा है, एक तरफ तमिलनाडु बैठा है, एक तरफ कौन बैठा है, कर्नाटक बैठा है, भाई बाबा जी आ गए यूपी से उठ के, हाय हाय केंद्र सरकार हाय, तो इस तरीके से बड़ा मजा आएगा। तो कभी ऐसे नहीं होता है, लोग सड़कों पे नहीं आते, इनकी मीटिंग होती है प्रॉपर, राज्यों की और केंद्र की कई बार मीटिंग होती है साल में, वहां पर ये मुद्दे उठाते हैं अपने। ठीक है? तो वो सब चीजें वहां नहीं होती हैं, वो गरीब लोगों के पास होती है। हम जैसे लोग जाते हैं, झंडा उठाते हैं, लाठियां खाते हैं, तो वो हम लोगों के साथ है। उन लोगों के साथ नहीं, उन लोगों को प्रॉपर पानी, एसी, चाय, बिस्किट सब की व्यवस्था होती है, फिर उनकी सुनी भी जाती है। और कई बार बड़े आराम से इग्नोर कर दिया जाता है कि साहब ये तो क्या है, ये नेशनल इकोनॉमिक रिसोर्स है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं मिस्टर खड़गे साहब? ये क्या है? नेशनल इकोनॉमिक रिसोर्स है। इसको हम क्या कर सकते हैं, कुछ मिनरल्स जो है वो नेशनल स्ट्रेटजी के हिसाब से बहुत जरूरी होते हैं, उनको ना तो बेच सकते हैं, हमारे डिफेंस में कंपोनेंट डल रहे हैं। मान लो हमने क्या कावेरी इंजन बनाया, अब कई तरीके की चीजें, बोरोन हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ उसके क्या चल रहे हैं, फीडर चल रहे हैं। अब कल के दिन वो पूरे पूरे नेशनल वाइड क्या हो गई, हमने क्या कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से बना दिया कि यूरेनियम बोरोन से पूरा का पूरा क्या चल रहा है, हमारा बिजली का काम चल रहा है। हम नहीं चाहते चाइना उसमें आगे जाए या उसमें रिसर्च करे, हम बोरोन को एक्सपोर्ट। अब कई राज्य हैं जो रिच हैं, इससे समुद्री जो राज्य लगते हैं। ठीक है? तो वहां पर हमें क्या देखना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिक जो मिनरल्स हैं, है ना, नेशनल स्ट्रेटजी के लिए जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं,
वो हम क्या करेंगे, उस पर सेंट्रल का कवर वो होगा। इसीलिए अब आप सोचो, कहीं पे भी है, उन्होंने कह दिया, ये लाइन डल दी कि नेशनल स्ट्रेटजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स है। तब राज्य क्या कर लेगा बेचारा, है क्या कर लेगा चांद, और क्या कर लेगा चांदनी, है। तो वो सारी चीजें हैं। तो क्रिटिकल मिनरल्स प्लस जो स्ट्रेटजिक रिलेशन है, स्ट्रेटजिक जो का नाम से मिनरल्स हैं के मामले में नेशनल लेवल के क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन दोनों के बीच। ये स्पष्ट होना चाहिए कि ये भाई नेशनल के लिए जरूरी है, ये स्टेट के लिए जरूरी है, इसमें बेच सकते हो, इसमें रेवेन्यू लगा सकते हो, इसमें सेंट्रल लगाएगी कि केंद्र लगाएगा, वो भी एक वो है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, एक दूसरे से बातचीत की जरूरत है, ठीक है। अब इसमें लेकिन एक चीज की और जरूरत है कि हर चीज अगर सेंटर को दे देंगे तो फेडरलिज्म का क्या होगा, जो हम कह रहे हैं फिजिकल फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या नेशनल कोऑर्डिनेशन के नाम पे स्टेट को क्या सबोटाज किया जा सकता है, उसको क्या कुछ ऐसा दबाव बनाया जा सकता है, तो वो भी एक बात है। तीसरी चीज इसमें और एक उठती है जो मैं अभी आपको समझा के आया हूं कि एक्साइटिंग लिवाइज और पुराने ड्यूज का क्या है। मान लो किसी ने 90 साल के लिए क्या कर दी, लीज दे दी। अब ये चीज समझो आप, ये बड़ी विवाद का विषय है। हमने कोई पट्टा लिया, हमने पन्ना में एक पट्टा ले लिया 100 एकड़ जमीन का कि साहब यहाँ पे हम हीरा निकालेंगे। 99 साल के लिए हमने वो लीज ले ली, कानून बन रहा है आपका आज। तो अब वो जो वहां पर हम रेवेन्यू जमा करके आए हैं किसके लिए, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को दे दिया मैंने पन्ना डिस्ट्रिक्ट के, उसमें रेवेन्यू उसमें डाल दिया हमने, एक डीडी बना के दिया कि हमें इतने इतने साल के लिए ये पट्टा चाहिए। आप समझने की कोशिश करो कितनी स्थिति खराब होगी हमारी। हमने 99 साल के लिए, अभी हमें 5 साल ही हुए हैं, हमारी लगभग 94 साल अभी बाकी हैं। अब हम वो जो रेवेन्यू है, वो जो टैक्स है, वो किसे भरेंगे। अब वो राज्य को जाएंगे या केंद्र को जाएंगे। आपने कह दिया कि हीरा जो है वो नेशनल स्ट्रेटेजिक सोर्स है। बात समझना, वहां पर कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, आपस में कितना ज्यादा क्लैश हो जाएगा, उसके ऊपर बड़ा विवाद है। उसको सेटल करने में गवर्नमेंट के हाथ पांव फूल रहे हैं, ठीक है। जो ड्यूज पड़े हैं या जो हमारी लैंड वो पॉलिसी है उसमें क्या है, तो वो सारी की सारी चीजें वो देखने की बात है। ठीक है। चौथा बदलाव जो हमने देखा है कि एडिशनल मिनरल अगर मिल रहे हैं, उनका क्या करना है। मैंने बताया कि मान लो एक के साथ आयरन के साथ मैग्नीशियम फ्री, है ना, ये वो होता ना कि एक वो वाली नेशनल पॉलिसी नहीं चलती, दो साबुन के साथ एक कंगी फ्री है, ठीक है। कोई वाली पॉलिसी है इधर कि अगर मान लो दो आपके पास मिनरल निकल आए, एक उसमें से फ्री है, तो आपने लीज किसकी दी थी, एक की दी थी, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, उस तरीके से एडिशनल मिनरल्स की पॉलिसी भी इसमें एडिशनल है, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, तो इसका फायदा क्या होगा, सारी चीजें तो हमने बता दी आपको, फायदा और देख लेते हैं। तो फायदा है वन लीज वन मिनरल्स, एक मिनरल्स के लिए एक लीज कर लो, ठीक है। रिसोर्स का क्या हो जाएगा, यूटिलाइजेशन हो जाएगा। अब आपने सोचो क्या किया, अब आपने क्या किया, वहां पर दूसरी लीज आ गई तो उसके लिए भी आपने एडिशनल ले दिया कि साहब ये हमारे पास रहेगी, आपके पास ही रहेगी, तो आप इसका एक्स्ट्रा देंगे। खुदाई में तो पैसा आपने एक ही बार किया, आपने माइनिंग में तो एक ही बार पैसा खर्च किया, और दो दो अगर आपके पास आ गए सोर्सेस, साबुन के साथ कंघी के साथ साबुन की बट्टी फ्री अगर मिल गई आपको, साबुन की बट्टी पे कुछ तो दे के जाओ, तो इसमें क्या हो जाएगा, देश का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, कुछ हमारे कोष में क्या हो जाएगा, पैसा जमा हो जाएगा, राजकोषीय घाटा कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्सप्लोरेशन बढ़ेगा, रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन बढ़ेगा और सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है। अब सप्लाई बढ़ेगी तो डोमेस्टिक भी बढ़ेगी सप्लाई, ठीक है। तो अब देखो आप जनरल जो है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्यों है, तो ये ग्रेफाइट है, ठीक है। जैसे कोई भी मुख्य मिनरल्स हो उसके साथ ग्रेफाइट मिल गया है, ठीक है। ग्रेफाइट बहुत इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण है। एक्साइटिंग माइंड में क्या है, एडिशनल मिनरल मिले हैं, ठीक है। तो डोमेस्टिक सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी,
और ये सारी की सारी चीजें जब हम बात कर रहे हैं आपसे, इकोनॉमी को क्या फायदा है इससे, तो इकोनॉमी को क्या है, मान लो 100 यूनिट हमें चाहिए, 150 यूनिट निकल आई, तो हमने 50 यूनिट का क्या किया, हमने उनको बेच दिया। ठीक है, तो आप इधर देखो, आप थोड़ा सा अब बोर्ड पे आ जाते हैं, बहुत देर से अपन लोग क्या कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। फेडरलिज्म, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, फिजिकल ऑटोनॉमी जो कंसर्न है, मायने मिनरल गवर्नेंस की बात कर रहे हैं हम, मिनरल बियरिंग लैंड माइनिंग रेगुलेशन की बात कर रहे हैं हम, क्रिटिकल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन, सप्लाई सिक्योरिटी और स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की बात करी हमने। चौथा हमने देखा रेगुलेटरी सर्टेनिटी, ठीक है, माइनिंग सेक्टर रिफॉर्म की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इधर देखो राजकोषीय मिनरल, तो यहाँ पर राज्यों द्वारा मिनरल राइट्स, मिनरल बियरिंग लैंड पर लगाए जाने वाले टैक्सेस और लेवीज पर केंद्रीय शर्तों सीमाओं का प्रावधान है इसमें। मिनरल्स बेरिंग लैंड, खनिज समृद्धि भूमि के नियमन के केंद्र की भूमिका का विस्तार कर दिया गया है इस पूरे के पूरे उसमें। तीसरी चीज हमने एक्साइटिंग लेवाइस ड्यूज, पहले से जमा वसूले गए शुल्कों की स्थिति को सुरक्षित रखते हुए कुछ अब वसूलित और अवैध ड्यूज को समाप्त करने का प्रावधान कर दिया इसमें। एडिशनल मिनरल लीज में क्या है, होल्डर को मौजूद लीज में अतिरिक्त मिनरल शामिल करने की सुविधा दे दी गई है। कैप्टिव माइंस से मिनरल सेल पर प्रतिबंधों पर अधिक फ्लेक्सिबिलिटी बरती गई है। तो ये सारी की सारी चीजें हमने अभी कर दी हैं। अगली चीज देखो, अगली चीज ये देखो कि संभावित चिंताएं क्या क्या हैं। तो फिजिकल ऑटोनॉमी पर दबाव है, जो मैं कह रहा हूं, राज्य कह रहा है हमारी फिजिकल ऑटोनॉमी ही तुमने खत्म कर दी। ठीक है, रेवेन्यू कंसर्न भी है, खनिज समृद्धि राज्यों के लिए माइनिंग रिलेटेड रेवेन्यू महत्वपूर्ण होते हैं। केंद्रीय नियंत्रण बढ़ने से रेवेन्यू ऑटोनॉमी पर प्रश्न उठता है, राज्यों की तो रेवेन्यू खत्म हो जाएगा इससे। और कई जगह क्या है, केंद्र सरकार अगर रेवेन्यू पे क्या कर देती है, रेवेन्यू लगा देती है, तो फिर क्या हो जाएगा, राज्यों की ऑटोनॉमी खत्म होगी। इसलिए क्या है, रेवेन्यू पर, खनिजों पर क्या है, राज्यों की जब ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी तो राज्यों को उसको नुकसान भी होगा, तो ये चिंताएं भी हैं। तीसरी चीज क्या है, सेंट्रलाइजेशन, एक चीज को आप सेंट्रलाइज कर रहे हैं, कोई चीज झारखंड में ज्यादा है, कर्नाटक में कम है, आपने एक तरह का टैक्स थोप दिया किस पे, अब झारखंड के पास ज्यादा है तो झारखंड को ज्यादा रेवेन्यू मिलता, झारखंड के पास स्किल लेबर कम है तो वहां पर वो भरपाई कहां से कर रहा था, मिनरल से कर रहा था। मिनरल में आपने सेंट्रलाइज टैक्स डाल दिया है, अब सेंट्रलाइज टैक्स डाल दिया तो यहां इनकी जो वर्कफोर्स है वो तो स्किल है नहीं, उनके पास मुख्य सोर्स क्या था, तो मिनरल्स का था। मिनरल्स में आपने केवल सेंट्रलाइज टैक्स कर दिया, एक देश एक टैक्स के नाम पर आपने क्या किया, इसके ऊपर थोप दिया, इसको उसका भरपाई हुई तो इसकी भरपाई की पूर्ति कौन होगी, इस टैक्स में, इस वाले बिल में इसकी कोई वो नहीं रखी गई है। इसीलिए राज्य क्या कर रहे हैं, इसका विरोध भी कर रहे हैं, कई तरह के दबे पांव ही सही पर कर रहे हैं। सेंट्रल टेस्ट टेंशन क्या है, सेंट्रल स्टेट टेंशन, तो हमने बताया आपको, राज्य कह रहे हैं कि हमारी ऑटोनॉमी इसमें खत्म हो रही है, सेंट्रल ही तय करेगा कि अब राज्य का क्या है, और हमारा फेडरलिज्म भी खतरे में है। फिजिकल फेडरलिज्म की जब हम बात करते हैं तो राज्यों को एक ऑटोनॉमी दी गई है कि आप किस चीज पे टैक्स लगाएंगे, किस चीज पे नहीं लगाएंगे, राज्यों के अपने विषय भी हैं। अब यहां पर कई राज्यों के क्या हैं, आपने केवल एक लाइन डाल दी बीच में कि ये स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस की धातु आपके राज्य में पाई जाती है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको अपने कब्जे में ले रहे हैं। और जब अपने कब्जे में ले रहे हैं तो सोचो उस राज्य को क्या मिला, उसमें लाइन आपने डाल दी कि ये क्या है, स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस मिनरल्स है, तो अब उस राज्य को तो कुछ नहीं मिला, और जब कुछ नहीं मिला तो वो तो घाटे में है। तो यहां पर स्टेट और उसमें सेंट्रल में क्लैश देखने को मिलेगा अपन को। ठीक है, अब आप देखो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में राज्यों के साथ कंसल्टेशन और कंसर्न दोनों चीजों की बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। अब आपने कंसल्टेशन अगर कंसल्ट नहीं किया राज्यों के साथ, उनका अगर दबाव है किसी चीज का, मान लो कि कर्नाटक है, कर्नाटक के पास बेस्ट आईटी के वर्कफोर्स तैयार है, उनके पास कोई इस तरीके के क्या है, सोने की खदान को लेकर कोई अदर मिनरल्स उनके पास नहीं है, इनके पास मिनरल्स थे भाई साहब के पास, ए राज्य है उसके पास मिनरल्स का रेवेन्यू ठीक ठाक आता है, इनके पास वर्कफोर्स का रेवेन्यू ठीक ठाक आता है, आपने मिनरल्स पे क्या लगा दिया, सेंट्रल टैक्स लगा दिया, तो इनको तो नुकसान हो गया, इनके पास क्या नहीं है, वर्कफोर्स नहीं है। अब इनके पास वर्कफोर्स था, इन्हें मजा आ गया, ये झारखंड से 5% में चीजें उठा रहे थे, पहले झारखंड कितने में बेच रहा था, 12% में या 13% में, तो 8% का झारखंड को नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
तो आपको इस तरीके से भी देखना पड़ेगा। तो यहां पर सेंट्रल और जो स्टेट की क्लैश है वो भी देखने को मिलती है, और यहां पर हमारे फिजिकल फेडरलिज्म पर क्या है, सीधा सीधा हमला हो रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में भी अपन को ध्यान रखना है। अब केंद्र में क्या पक्ष में, केंद्र में है वो कह रहे हैं यूनिफॉर्मिटी के चक्कर में रहिए आप ये मत देखिए कि आप झारखंड हैं, आप कर्नाटक हैं, आप क्या हैं, आप केरल हैं, आप यूनिफॉर्मिटी की ओर ध्यान दीजिए। देश की बात है, सबको वही चूरन बेचा जा रहा है जो पहले सभी के लिए था कि देशभक्ति आपके अंदर नहीं है। अगर कोई राज्य, आप सोचो मांग किससे रहे हैं, वो पाकिस्तान से तो मांगने जा नहीं रहे हैं, अपने ही देश की सरकार से बोल रहे हैं कि साहब ये चीज गलत कर रहे हो आप। यहां पर क्या होना चाहिए, एक टैक्स एक मिनरल ना होकर यहां पर उन लोगों को अलग से सहूलियत या फिर कोई इस तरीके की आप वो निकालिए, उनको फिजिकल किसी तरीके से मदद तो कीजिए। ठीक है, इन्वेस्टर सर्टेनिटी केंद्र के पक्ष में ये है, केंद्र कह रही है कि साहब हम जो हैं, अगर सर अनसर्टेनिटी बनी रहेगी टैक्सों को लेकर, एक्स वाई राज्यों में ए बी सी टैक्स रहेंगे, तो फिर क्या है, इन्वेस्टमेंट में दिक्कत आएगी, और इन्वेस्टमेंट में अगर दिक्कत आएगी तो फिर क्या है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, और अनसर्टेनिटी अगर बनी रहेगी तो एफडीआई नहीं आएगा, और एफडीआई नहीं आएगा तो देश का विकास नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात भी लॉजिकल है इनकी, केंद्र की ये बात लॉजिकल है कि अगर अलग अलग राज्यों में सेम धातु पर अलग अलग टैक्स हैं तो फिर क्या हो जाएगा, इन्वेस्टर जो है, विदेश की जो एफडीआई आए, फॉरेन फंडिंग जो आएगी, वो पागल नहीं हो जाएगा कि एक देश है, एक ही धातु है, अलग अलग टैक्सेस हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये बड़ी घातक चीज है, तो वहां पर भी क्या है, ये चीज देखने को मिलेगी। तीसरी चीज क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स। अब वो कह रहे हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन और माइनिंग में क्या रहेगा, राष्ट्रीय हित को देखते हुए क्या चीजें आगे बढ़ाई जाएंगी, सारी चीजें। ये है सेंट्रल का तर्क, ये जायज भी है। कई चीजों में हमें लग रहा है कि यार ये चीजें घातक हैं, अगला इससे क्या कर रहा है, हमारे खिलाफ कोई चीज यूज कर सकता है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, रोक लगा देंगे, भले ही वो कितने की चीज हो। ठीक है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जो हमने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करी कि हम आत्मनिर्भरता से भी आगे चीजें, एक्सटर्नल डिपेंडेंसी कम करने में हम क्या कर रहे हैं, सहायता रहेगी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का हमने अभी बताया था आपको कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि हम केवल आत्मनिर्भर नहीं हो रहे हैं, हम बगल वाले से डिपेंडेंसी भी खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनी रहेगी। नेशनल इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नेशनल इंटरेस्ट के साथ क्या है, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक एसेट के रूप में मैनेज करने की क्षमता केंद्र के पास रखी गई है। इससे भी क्या हो जाएगा, ये केंद्र के पक्ष में है। तो सारी चीजें देखो, अब एक तराजू पे हमने क्या कर दिए, राष्ट्रीय हित कर दिए, एक तराजू पे हमने राज्य हित कर दिए। क्रिटिकल मिनरल्स, इन्वेस्टमेंट, यूनिफॉर्मिटी, तीन चीजों पर केंद्र के तर्क हैं। फिजिकल ऑटोनॉमी, रिसोर्स राइट्स और लोकल डेवलपमेंट, ये इनके अपने तर्क हैं। तो हमने दोनों के तर्क आपके सामने रखे हैं, दोनों के तर्क अपने अपने सही हैं, दोनों की अपनी अपनी बातें सही हैं। बस आपको समझना यह है कि ये तर्क कहाँ दे रहे हैं, आपको इसी में खेलने की आवश्यकता है। अगली चीज देखो, अब जो हमने बताया ना आपको, क्रिटिकल मिनरल्स कहां कहां इनके क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, बैटरीज, ईवी, क्लीन एनर्जी, हाईटेक चीजें, डिफेंस की चीजें, ये सारी की सारी हम कहां से बना रहे हैं, क्रिटिकल मिनरल से ही बन रही हैं। ठीक है, एक्सप्लोरेशन को अधिक फ्लेक्सिबल और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए प्रोडक्शन में एडिशनल मिनरल्स को शामिल करने की सुविधा रखी गई है। क्रिटिकल मिनरल्स की डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी को बढ़ाने पर जोर दिया गया है, और स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, इंपोर्ट डिफेंस और ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के जोखिम को कम करने के लिए इस बिल में क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। बात समझ में आ गई। इन्वेस्टमेंट, रेगुलेटरी सर्टेनिटी, सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी की सारी चीजें भी तो इससे बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, इन्वेस्टमेंट आएगा तो। ये सारी चीजें एक दूसरे से क्या हैं, जुड़ी हुई हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, समझ में आ गई। जोखिम क्या क्या है, एनवायरमेंट प्रेशर होगा, लोकल कम्युनिटी की क्या होगी, कंसर्न होंगे, रेगुलेटरी सेंट्रलाइजेशन में चली जाएगी, वो भी एक दिक्कत है, सेंट्रल ज्यादा फिर क्या हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा, रिसोर्स रिच स्टेट की रेवेन्यू कम हो जाएगी, इनइक्वालिटी रिलीजन इंपैक्ट ज्यादा बढ़ जाएगा, और सस्टेनेबल माइनिंग के लिए चुनौती हो जाएगी।
अब कोई इन्वेस्टर बाहर से आएगा तो वो तो भाई युद्ध स्तर पे करेगा, उसे नहीं मतलब तुम्हारी देशभक्ति से। बात समझ में आ रही ना? तो ये चुनौतियां भी हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपने समझ ली। अगली चीज और देख लेते हैं, संभावित सकारात्मक प्रभाव क्या है इसके और नकारात्मक प्रभाव क्या है, इम्पैक्ट क्या है दोनों चीजों के। तो खनन क्षेत्र में निवेश के लिए अधिक पूंजी मिल जाएगी हमें। रेगुलेटरी यूनिफॉर्मिटी से क्या हो जाएगा, चीजें बहुत सिंपलीफाई हो जाएंगी, ठीक है। और क्रिटिकल मिनरल सिक्योरिटी, देश में क्रिटिकल मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा। बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन में हम क्या कर सकते हैं, इसकी बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। हमारे जो रिसोर्सेस हैं उनको यूटिलाइजेशन बेहतर कर सकते हैं। जो हम बात कर रहे हैं मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट निकालने की, तो वो इसमें बढ़ावा मिलेगा। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, तो हम दूसरों से अपनी निर्भरता सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने पर कम कर सकते हैं और अपनी डोमेस्टिक सप्लाई चेन को बढ़ा सकते हैं। बात समझ में आ गई? चुनौतियां क्या क्या हैं इसकी, चिंताएं क्या क्या हैं। राज्यों की संभावित रेवेन्यू सोर्सेस पर दबाव आ जाएगा। केंद्र की रेगुलेटरी भूमिका बढ़ने से सेंट्रल स्टेट बैलेंस बिगड़ सकता है। खनिज समृद्ध राज्यों पर इसका प्रभाव अधिक हो सकता है। और यदि राज्यों के साथ पर्याप्त कंसल्टेशन ना हो तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कमजोर हो सकता है। एनवायरमेंटल सोशल कंसर्न बहुत ज्यादा हैं। खनन विस्तार के साथ इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी और लोकल कम्युनिटी की चिंता भी इसमें शामिल की जानी चाहिए, जो कि एक चिंता का विषय है, ठीक है। अब देखो आप प्रॉब्लम, रिफॉर्म, सेंट्रल कोऑर्डिनेशन बढ़ाए, माइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाए और फिजिकल फ्रेमवर्क तैयार करे। इन्वेस्टमेंट बेनिफिट ये हैं और सेफगार्ड हम ये कह सकते हैं कि स्टेट कंसल्टेशन, फिजिकल बैलेंस, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस की बात की जानी चाहिए। ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारा आज का था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसके थोड़ा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। आज बड़ी मजेदार चीज हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा देख लेना है कि इसके क्वेश्चन क्या क्या हैं। तो प्रीलिम्स मेमोरी बॉक्स में देखो आप, MMDR एक्ट 1997 में आया, ठीक है। मिनरल बर्निंग लैंड, स्टेट लिवाइज, माइनिंग लीज, कैप्टिव माइंस और क्रिटिकल मिनरल्स, ये चारों चीजों के बारे में हमें थोड़ा समझ लेना है, ठीक है। जो हम बता रहे हैं विषय की पृष्ठभूमि के बारे में हमने आपको बताया। इसके बारे में देख लो कि माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका संबंध MMDR एक्ट 1997 में संशोधन से है। यह मिनरल्स बियरिंग लैंड्स के संबंध केंद्र की रेगुलेटरी भूमिका को बढ़ाता है। इसका उद्देश्य केवल राज्यों में माइनिंग रिलेटेड रेवेन्यू को समाप्त करना है। तो इसमें उत्तर क्या है, 1 और 2 दोनों है, तो ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा देखना है। MMDR अमेंडमेंट बिल 2026 के संदर्भ में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बहस मुख्यतः किससे संबंधित है, केवल पर्यावरण संरक्षण से, केवल फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, सेंट्रल स्टेट फिजिकल एंड रेगुलेटरी से और केवल पब्लिक सेक्टर माइनिंग से। तो उत्तर है सी, सेंट्रल स्टेट फिजिकल एंड रेगुलेटरी रिलेशन से भी है, ठीक है। क्रिटिकल मिनरल्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इससे रणनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी, 1 2 3 4 सभी जुड़े हुए हैं, तो 4 सही है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको आज का था। आज आपको मजा आया होगा, आशा करते हैं। कल फिर मिलते हैं इसी समय। जय हिंद।